जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, दुबई एयर शो 2025 से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जहां पर भारत के स्वदेशी एलसीए तेजस फाइटर जेट के स्टॉल के पास पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को देखा गया, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे पाकिस्तानी अधिकारी तेजस फाइटर जेट के सामने खड़े हैं। ये वही तेजस है जिसे भारत ने एक्सपोर्ट के लिए वहां पर रखा है। इवन दोस्तों, खुद पाकिस्तान भी चाइना के साथ मिलकर JF-17 को वहां पर प्रमोट कर रहा है। और ऐसे में किसी पाकिस्तानी अधिकारी का तेजस फाइटर जेट के सामने आना और उसको देखना वाकई में एक कूटनीति और डिफेंस लेवल पर चर्चाओं का कारण बन गया है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान शायद सिर्फ कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर रहा था, यानी कि वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि तेजस J-17 के मुकाबले कैसा है। इसके अलावा दोस्तों, कहा तो ये भी जा रहा है कि एक जनरल विजिट थी, लेकिन सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों ने काफी चर्चा बटोरी है। फिलहाल आपको भी क्या लगता है दोस्तों इस तस्वीर के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल अमेरिका ने भारत के लिए कुल $93 मिलियन यानी कि करीबन 780 करोड़ रुपए के दो महत्वपूर्ण हथियार पैकेज को मंजूरी दे दी है। इनमें शामिल है M982A1 X कैलिबर GPS गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स, दूसरा है FGM-148 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। अमेरिका की तरफ से मंजूरी दिखाता है कि भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस साझेदारी लगातार गहरी होती जा रही है। यहाँ पर दोस्तों, भारत ने अमेरिका से 216 X कैलिबर राउंड्स की मांग की है, और ये बेहद सटीक GPS गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज वाले आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स हैं, जो कि लंबी दूरी पर, खासकर पहाड़ी इलाकों में और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल परिस्थितियों में इंच लेवल की एक्यूरेसी के साथ टारगेट हिट कर सकते हैं। एक्स कैलिबर को RTX कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और पहले से भारत इनका इस्तेमाल भी कर रहा है। और ये नई डील स्टॉक रिप्लेनिशमेंट और ऑपरेशनल इन्वेंट्री बढ़ाने के लिए है। इस पैकेज में दोस्तों फायर कंट्रोल इक्विपमेंट, प्रोपेलेंट, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक फायर कंट्रोल सिस्टम, ट्रेनिंग एड्स, स्पेयर पार्ट्स, टेक्निकल सपोर्ट। इससे भारतीय आर्टिलरी की फर्स्ट स्ट्राइक एक्यूरेसी काफी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे सिस्टम की, जो कि जैवलिन मिसाइल है। इस डील के तहत 100 जैवलिन मिसाइल राउंड्स भारत को मिलेंगे, एक फ्लाई टू बाई मिसाइल भारत को मिलेगी, 25 कमांड लॉन्च यूनिट्स मिलेंगी, सिमुलेटर्स और सभी सपोर्ट सिस्टम्स भी मिलेंगे। जैवलिन, जो कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल मानी जाती है, ये टॉप अटैक और डायरेक्ट अटैक दोनों मोड में काम करती है, और इसका टेंडम वॉरहेड किसी भी मॉडर्न टैंक के रिएक्टिव आर्मर को भी भेज सकता है। ये सिस्टम दोस्तों भारतीय इन्फेंट्री की एंटी आर्मर कैपेबिलिटी को और मजबूती देगा। हालांकि अमेरिका ने कहा कि जिन हथियारों को भारत के साथ बेच रहा है, इससे किसी भी तरीके का कोई रीजनल मिलिट्री बैलेंस नहीं बदलेगा, बल्कि इससे भारत की डिफेंस क्षमता और डिफेंस स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों ही एक दूसरे को इंडो पैसिफिक में प्रमुख रक्षा साझेदार भी मानते हैं। आपको मैं बता दूं कि जैवलिन के आने से भारतीय सेना का ATGM आर्सेनल अब और मजबूत हो गया, क्योंकि भारत के पास पहले से ही नाग मिसाइल, स्पाइक LR, मिलान ATGM जैसी मिसाइलें मौजूद है, और जैवलिन के आने से भारत की प्रिसीजन गाइडेड हथियार क्षमता और बढ़ जाएगी। वहीं आकाश मिसाइल सिस्टम को लेकर भी एक बड़ा डिफेंस अपडेट सामने आया। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सबने देखा था कि भारतीय वायुसेना और सेना की आकाश बैटरियों ने कई पाकिस्तानी बैलिस्टिक्स और क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। और ये पहली बार था जब आकाश सिस्टम ने इतनी बड़ी संख्या में रियल युद्ध में अपनी क्षमता को साबित किया, और इस सफलता के बाद भारत ने इस सिस्टम के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया। यहाँ पर दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अब भानूर प्लांट और एक नया जो झांसी प्लांट है, दोनों जगह आकाश के असेंबली लाइन्स को तेजी से बढ़ा रहा है। इस स्टेप का मकसद है भारत का वॉर रिजर्व भरना, आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की नई रेजिमेंट्स को आकाश देना और विदेशी ग्राहकों के ऑर्डर्स पूरा करना। साथ ही बेल, LNT और टाटा भी रडार, लॉन्चर्स और कमांड सिस्टम का प्रोडक्शन तेज कर रहे हैं। इसके अलावा आकाश 1S और आकाश NG, रक्षा मंत्रालय ने इन दोनों ही वेरिएंट की तेज खरीद को मंजूरी दी है। इसके अलावा DRDO और BDL मिलकर आकाश सिस्टम को इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ रहे हैं। और दोस्तों, आकाश जैसे ही वॉर प्रूवन हुआ है, उसके बाद कई देशों का इंटरेस्ट इस पर आ गया है, जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस और अर्मीनिया, और इन सब के साथ इसे लेकर बातचीत और तेज हो गई है। यहाँ पर दोस्तों कई देश आकाश NG लेने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अडानी ग्रुप अब देश में एमुनेशन बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का भारी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जिससे कि भारत की अपनी एमुनेशन बनाने की क्षमता कई गुना बढ़ने वाली है। यहाँ पर अडानी ग्रुप ने कानपुर वाली 500 एकड़ फैक्ट्री को बड़े पैमाने पर विस्तार देना शुरू कर दिया है। अब ये फैक्ट्री हर साल 150 मिलियन राउंड छोटे हथियारों की गोलियां बनाती है, लेकिन नए इन्वेस्टमेंट के बाद इसकी क्षमता 3 गुना होकर लगभग 500 मिलियन राउंड हर साल हो जाएगी। मतलब भारत अब छोटी गोलियों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता कम करेगा और खुद तेजी से प्रोडक्शन कर पाएगा। नाउ अडानी डिफेंस यहाँ पर केवल छोटी गोलियों पर नहीं रुका, बल्कि वो लार्ज कैलिबर एमुनेशन, मीडियम कैलिबर एमुनेशन भी बना रहा है, और ये काफी बड़ा चेंज भी है। मतलब अब देश के अधिकांश एमुनेशंस को वो प्राइवेट सेक्टर भी बनाने लगे हैं। वहीं दोस्तों, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में आज एक ऐसा अपडेट सामने आया है जिसे सुनकर टैंक और आर्मर्ड व्हीकल की दुनिया में हलचल मच गई है।
दरअसल दोस्तों यहाँ पर डीआरडीओ की सीवीआरडी ने एक 600 हॉर्स पावर का इंजन डेवलप किया, लेकिन टेस्टिंग में दोस्तों इसने 675 एचपी की पावर दे दी और सबको चौंका दिया। मतलब अपने डिजाइन टारगेट से 12.5% ज्यादा पावर इसने दी है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सीवीआरडी और अशोका लीलैंड ने मिलकर खास तौर पर ट्रैक्ड व्हीकल्स के लिए ये मिलिट्री डीजल इंजन बनाया था। डिजाइन के हिसाब से इस इंजन की पावर 600 हॉर्स पावर और 2000 आरपीएम होनी चाहिए थी, लेकिन जब इसे टेस्ट किया गया तो इंजन ने लगातार 640 हॉर्स पावर, फिर 650 हॉर्स पावर और कई बार तो पूरे 675 हॉर्स पावर तक पहुंच गया, वो भी बेहद सुरक्षित ईजीटी लिमिट के अंदर। जिसका मतलब दोस्तों ये इंजन न सिर्फ पावरफुल है बल्कि थर्मली भी बहुत ही एफिशिएंट है। और इंजन की टेस्टिंग दो बड़े फेसेस में हुई। पहला 500 घंटे की लगातार इंड्योरेंस टेस्टिंग अवाड़ी में की गई, दूसरा हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स लेह में 4500 मीटर की ऊंचाई पर किए गए। और इन दोनों ही जगह इंजनों ने बिना डीरेटिंग यानी कि बिना पावर कम किए जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और इस तरीके का इंजन दोस्तों फ्यूचर में भारत के लद्दाख, सिक्किम और पर्वतीय ऑपरेशंस के लिए काफी जरूरी है। और अब तक भारत के फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल यानी कि FICV प्रोजेक्ट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी ये थी कि हमारे पास 600 से 600 हॉर्स पावर का कोई स्वदेशी इंजन नहीं था। इवन टाटा, महिंद्रा, LNT और भारत फोर्स जैसी कंपनियों को मजबूरी में MTU या फिर सेंटर पिलर से इंजन इंपोर्ट करने पड़ते थे, जो कि काफी महंगे होते हैं। TOT भी भारत को नहीं मिलता, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं इनमें और डिपेंडेंसी उनके ऊपर हमारी बन जाती। लेकिन अब CVRD का ये सफल इंजन FICV प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी रुकावट को दूर कर देगा। और कीमत की बात की जाए तो इस इंजन की कीमत सिर्फ 2.8 से 3.2 करोड़ रुपए के बीच है। मतलब विदेशी इंजन से लगभग 40 to 45% सस्ता है, जबकि परफॉर्मेंस या तो उनके बराबर है इसकी या उनसे बेहतर है। और इस माइलस्टोन के बाद भारत अब उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जो कि 600 हॉर्स पावर से ज्यादा का मिलिट्री डीजल इंजन टेक्नोलॉजी खुद से बनाते हैं। दोस्तों CVRD का ये 675 हॉर्स पावर इंडियन इंजन एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता, डिफेंस कैपेबिलिटी और आर्मर्ड मॉडर्नाइजेशन में एक बड़ा मोड़ है। और अब भारत BMP रिप्लेसमेंट हो, FICV प्रोजेक्ट हो और फ्यूचर कॉम्बैक्ट व्हीकल प्रोजेक्ट हो, अब विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या अब भारत को 1000 हॉर्स पावर क्लास के टैंक इंजन की तरफ बढ़ना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा आज भारत और फ्रांस के बीच एक बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप हुई है। DRDO और फ्रांस की DGA ने एक नया टेक्निकल एग्रीमेंट साइन किया जो दोनों देशों के डिफेंस रिसर्च को नए लेवल पर ले जाने वाला है। यह समझौता भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस R&D यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट में गहरी साझेदारी को आगे बढ़ाएगा। और इसका फोकस सिर्फ एक या दो क्षेत्रों पर नहीं है बल्कि कई कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर है, जैसे कि एरोनॉटिकल प्लेटफॉर्म, अनमैन्ड व्हीकल्स, एडवांस मटेरियल्स, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, एडवांस सेंसर्स, नेविगेशन सिस्टम, एडवांस प्रपल्सन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, अंडर वाटर टेक्नोलॉजी और कई दूसरे डिफेंस इनोवेशन सेक्टर्स में। और इस टेक्निकल एग्रीमेंट के तहत दोनों ही देश ज्वाइंट रिसर्च करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे, टेस्टिंग एक्टिविटीज करेंगे, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स भी आयोजित करेंगे और डिफेंस R&D से जुड़ी अहम जानकारियां भी शेयर करेंगे। और ये टेक्निकल एग्रीमेंट दोस्तों भविष्य की हाईटेक मिलिट्री सिस्टम को तेजी से विकसित करने में मदद करेगा। इसके अलावा HAL और UAE की एज ग्रुप ने एक नया MOU साइन किया है, जिससे दोनों देशों के बीच प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स यानी कि PGMs में सहयोग और मजबूत होगा। ये समझौता दुबई एयर शो में हुआ, जहां HAL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एज ग्रुप कंपनी के CEO ने एक MOU पर साइन किया। एज ग्रुप दोस्तों दुनिया भर में अपने लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन यानी कि ऐसे स्मार्ट हथियार जो दूर से फायर होकर बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हैं, उन्हें बनाने के लिए मशहूर है। और इस MOU के बाद दोनों ही कंपनियां अब मिलकर अपनी अपनी हाईटेक डिफेंस टेक्नोलॉजीज को ग्लोबल कस्टमर्स को ज्वाइंटली ऑफर करेंगी। दोस्तों भारतीय सेना ने अब अपने नए डिजिटल प्रिंट कॉम्बैट कोड के लिए ऑफिशियली तौर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हासिल कर लिया है और ये रजिस्ट्री कोलकाता स्थित कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क में पूरी की गई। इससे ये डिजाइन पूरी तरह सेना की संपत्ति बन गया है और ये कोड जनवरी 2025 में पेश किया गया था। इसे NIFT दिल्ली ने आर्मी डिजाइन ब्यूरो के साथ मिलकर तैयार किया। इस कॉम्बैट कोड की 3 लेयर्स बनी है। आउटर लेयर जो कि पिक्सेलेटेड डिजिटल कैमोफ्लेज है, दूसरा इनर इंसुलेटेड जैकेट ठंड से सुरक्षा के लिए, तीसरा मॉइस्चर कंट्रोल बेस लेयर पसीने और नमी को कंट्रोल करने के लिए। इन तीनों लेयर्स से सैनिकों को हर मौसम में आराम, बेहतर मूवमेंट और टैक्टिकल प्रोटेक्शन भी मिलता है। बाकायदा NIFT ने इसमें हीट रिटेंशन, क्विक ड्राई फैब्रिक, हाई ब्रीथेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी और बेहतर कैमोफ्लेज इंपैक्ट डाला है। ये कोड बॉडी आर्मर और गियर के साथ भी आसानी से फिट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सेना को जब पूरा लीगल ऑनरशिप इसका मिल गया तो मतलब डिजाइन की कॉपी अब कोई नहीं कर सकता। पैटर्न्स या स्ट्रक्चर का अनऑफिशियली नकल करना भी बैन है और भविष्य में इसका प्रोडक्शन सिर्फ लाइसेंस प्राप्त एजेंसियां ही कर सकती हैं। और अगर कोई ऐसा इलीगल काम करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर के पास एक टूटा हुआ इंडियन एयरफोर्स का ड्रोन खेत में मिला है और जहां पर ये ड्रोन मिला है दोस्तों वो इंटरनेशनल बॉर्डर के काफी करीब है।
जानकारी मिलते ही रामगढ़ पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की टीम भी मौके पर पहुंची और ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि यह साफ नहीं है कि ड्रोन ट्रेनिंग फ्लाइट का हिस्सा था या फिर किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण गिरा है। फिलहाल पुलिस और इंडियन एयरफोर्स दोनों इस ड्रोन के गिरने के कारणों की जांच कर रहे हैं। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको किस साल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।